हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, सीडीपी के हम अपने आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक देखा था और एट टाइम हम 2016 फरवरी सीटेट पेपर 1 को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। परिवार कैसी भूमिका निभाता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर 2 रोमांचकारी, ऑप्शन नंबर 3 मुख्य, ऑप्शन नंबर 4 गौण। तो ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है मुख्य भूमिका निभाता है। बच्चे का जो सामाजिकरण होता है, जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, वो उसमें जो परिवार होता है, जो फैमिली होती है, वो एक मेन रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये रहा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? कौन सा सही मिलान का जोड़ा है? तो ये देख लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, इसका जो हमारा आगे बताया गया है, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ करना, कल्पना खेल, ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि शैशवा काल में बच्चे तर्क नहीं लगाते, अनुमान नहीं करते। और पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। पूर्व संक्रियात्मक मतलब कि प्री ऑपरेशनल की यहाँ पर बात हो रही है, बच्चा ये नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण और वर्गीकरण करने लग जाता है बच्चा मूर्त संक्रियात्मक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। फर्स्ट है प्रतीकात्मक विचार, सेकंड है अहम केंद्रित चिंतन, थर्ड है कार्य कारण, फोर्थ है विपर्य चिंतन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बच्चा है वो कार्य कारण दे रहा है। कार्य कारण है ना, कि कार्य हो रहा है कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कब? कारण क्या है? धूप में। धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय डैश के। मतलब कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से भिन्न तो होता है, लेकिन किसके बजाय ये बताना है। वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, मतलब किस में भिन्न होता है और किसके बजाय। फर्स्ट ऑप्शन मात्रा और प्रकार, मतलब वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। सेकंड है आकार मूर्तपरकता, मतलब आकार में भिन्न होता है बजाय मूर्तपरकता के। थर्ड है प्रकार और मात्रा, मतलब कि जो बच्चों का चिंतन है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। फोर्थ है आकार और किस्म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से आकार में तो मतलब भिन्न होता है, लेकिन मात्रा में भिन्न नहीं होता है। मतलब आकार के बजाय मात्रा के, क्यों मतलब जो मात्रा होती है उसमें भिन्न नहीं होता है, क्योंकि वयस्कों एवं बच्चों के जो सामाजिक अनुभव होते हैं उनमें अंतर होता है ना। इसलिए आकार में भिन्न हो सकता है लेकिन मात्रा में नहीं होता। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का फर्स्ट है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। सेकंड है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। थर्ड है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। फोर्थ है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो फ्रेंड्स, उपहार देना गलत हो जाएगा, पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना भी गलत हो जाएगा।
यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। मतलब कि अनुबोधन, बच्चे को आप संकेत दे रहे हैं, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मतलब ये उसको आधारभूत सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं ये बताना है। फर्स्ट है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। सेकंड ऑप्शन परिपक्व होने से। थर्ड ऑप्शन अनुकरण से। फोर्थ ऑप्शन वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। बच्चे कैसे सीखते हैं? तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ जब परस्पर क्रिया करते हैं, उससे बच्चे सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी? सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, तो ये रहा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहल वर्ग ने कौन से जो चरण हैं वो प्रस्तुत किए हैं? फर्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के चरण। सेकंड शारीरिक विकास के चरण। थर्ड संवेगात्मक विकास के चरण। फोर्थ नैतिक विकास के चरण। अगर बात करें तो ये हमारा आ जाएगा कॉग्निटिव जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ये आ जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट, ये हमारा इमोशनल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। तो यस फ्रेंड्स, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी कोहल वर्ग ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो नैतिक विकास का चरण है वो किसने दिए हैं? कोहल वर्ग ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? कौन सी स्थिति है जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1, एक कक्षा जिसमें शिक्षा नोट लिख देती है और शिक्षार्थी को याद करने को कहा जाता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो कोई बाल केंद्रित शिक्षा यहाँ से प्रदर्शित नहीं हो रही है। सेकंड है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा की बात नहीं हो रही है। थर्ड है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये स्थिति, तो ये सही हो रहा, ये सही है इसका ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो फ्रेंड्स अब आप समझ पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। तो फ्रेंड्स जो हमारी बुद्धि है वो हमारे सामर्थ्यों का एक समुच्चय होती है। सामर्थ्य मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इन बातों का समुच्चय होती है हमारी बुद्धि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। मैंने इससे पहले ये बुद्धि का चैप्टर मैंने पढ़ाया है, नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। प्रारंभिक बचपन जो है वो डैश काल है। कम महत्वपूर्ण किसके लिए? भाषा विकास के लिए। सेकंड है अमहत्वपूर्ण। थर्ड है अति संवेदनशील। फोर्थ है निरपेक्ष। तो फ्रेंड्स जो भाषा होती है वो बच्चे में बचपन से ही आती है और जो प्रारंभिक बचपन होता है वो बच्चे के लिए एक अति संवेदनशील होता है। ठीक है, भाषा विकास के लिए अति संवेदनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। एक सह शिक्षा कक्षा में, मतलब एक सह शिक्षा कक्षा है, उसमें लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी मतलब ये जो बात कही जा रही है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन जातीय भेदभाव का परिचायक है। सेकंड ऑप्शन लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। थर्ड ऑप्शन लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। फोर्थ ऑप्शन लड़कियों पर लड़कों के जीव विज्ञान महत्ता को उजागर करती है। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव दिखाया जा रहा है। जैसे अगर ये वाली बात कही जा रही है लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो क्या लड़कियों के लिए कोई स्पेसिफिक व्यवहार सुनिश्चित कर दिया गया है कि लड़कियाँ ऐसा ही व्यवहार करती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो ये बातें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं लड़के लड़कियों में भेदभाव की जो रूढ़िबद्ध धारणा है
उसको प्रकट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। सेकंड ऑप्शन, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। थर्ड ऑप्शन, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। फोर्थ ऑप्शन, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आकलन है, ये जो आकलन है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब कि NCF 2005 के अनुसार आया है। ठीक है, और इसके अनुसार जो आकलन है वो सीखने में सुधार का एक तरीका है। ठीक है, सीखने में सुधार का तरीका है, इसके थ्रू हम सीखते हैं और अपने सीखने में सुधार करते हैं। इसी के अंतर्गत हमारे FA और ऐसे आते हैं जिन्हें हम निर्माणात्मक आकलन और संरचनात्मक आकलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। थर्ड ऑप्शन, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। फोर्थ ऑप्शन, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो थर्ड हो जाएगा कि समावेशन का वर्णन क्या करता है। समावेशन क्या है? तो समावेशन सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। सेकंड ऑप्शन, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। थर्ड ऑप्शन, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। फोर्थ ऑप्शन, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, अच्छे शिक्षक हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल आपको सही लग रहा होगा कि जो भी वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो उनके लिए, बच्चों के लिए उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली जो चर्चाएं हैं उसमें भी शामिल करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, ये है, निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? बच्चे में अधिगम निर्योग्यता है, ये वाला कौन सा जो हमारा मतलब व्यवहार है वो पहचान करता है अधिगम निर्योग्यता की, ये बताना है। फर्स्ट है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी कि मूड स्विंग्स होना, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वॉज को 100, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि होना। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा कि जल्दी जल्दी जो मनोभाव हैं अगर आपके वो बिगड़ रहे हैं, बदल रहे हैं, तो यानी कि अधिगम निर्योग्यता आप में आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक रूप से मतलब उसे कुछ दिखाई देता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डाल देना चाहिए, यानी कि जो विशेष विद्यालय होते हैं उनमें। सेकंड है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, ये तो रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल, और फर्स्ट वाला भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों के लिए हमारे लिए क्या कहते हैं, एक विशेष विद्यालयों में डालना चाहिए, मतलब विशेष विद्यालय नहीं बोलेंगे, समावेशी विद्यालयों में उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए उन पर। थर्ड है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। फोर्थ है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है फोर्थ ऑप्शन कि विशेष प्रावधान करते हुए, ये जो बात है ना विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है कि आप नियमित विद्यालय में तो रखिए किंतु विशेष प्रावधान भी कीजिए उसके लिए, है ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना। सीखना क्या है अब ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, जो सीखना है वो। सेकंड ऑप्शन, सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है।
थर्ड ऑप्शन, सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो सीखना है वो सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। यदि आप बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे। अगर आपका मन नहीं है किसी काम को करने का, आपकी रुचि नहीं है, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास CDP के क्वेश्चंस की। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी प्रैक्टिस, अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए बहुत जल्दी आपसे फिर मिलती हूँ अपनी EVS और CDP की क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।